Hello and welcome. I am Praveen Agrawal, the founder and CEO of Praveen Agrawal Empowering Investors. Today we have Mr. Samir Narayan, Head of Alternatives at Birla Sun Life Mutual Fund. Hello Samir. नमस्कार जी, थैंक यू प्रवीण जी। समीर, म्यूचुअल फंड की दुनिया तो काफ़ी साल से देखते आए हैं। आप ऑल्टरनेटिव्स इक्विटी हेड कर रहे हैं ABSL में। ऑल्टरनेटिव्स की दुनिया म्यूचुअल फंड की दुनिया से कितनी अलग है, कैसी है? प्रवीण जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको ये अवसर दिया अपने निवेशकों से बात करने के लिए। आई थिंक ऑल्टरनेटिव्स इज़ अ लेवल विच इज़ हायर देन दी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, क्योंकि जो आदमी ने शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव समझ चुका है, उसने एक बार म्यूचुअल फंड के थ्रू थोड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली है, वो अब उसके बाद जब उसका थोड़ा पूंजी बन जाती है फिर वो PMS या AIF की ओर देखता है, क्योंकि PMSs में वी क्रिएट मोर कस्टमाइज्ड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड थीमेटिक पोर्टफोलियोज, जो कि आप 3, 4, 5 साल अगर होल्ड करें तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरी से नॉर्मली 1-2% ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। अगर आप मूल रूप पे देखें, जिस इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल आने के लिए वो PMS में आता है जिसका मिनिमम 50 लाख है, और उसके बाद वो AIF में आता है जिसका मिनिमम 1 करोड़ है। तो अगर आप देखें, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्ट शेयर बाजार में ही करते हैं, लेकिन इन तीनों की रिटर्न एक्सपेक्टेशन और रिटर्न होराइजन थोड़ी बहुत अलग है। सो एट अ एवरेज लेवल अगर हम कॉमन भाषा में बोलें कि जिसने म्यूचुअल फंड का वेल्थ क्रिएशन चख लिया, उसके बाद वो डेजर्ट खाने के लिए PMS और AIF में ही आता है। तो दाल चावल अभी भी म्यूचुअल फंड, और उसके बाद आप उसको एड ऑन वहां कर सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। एक्सपेक्टेशन में क्या अंतर हो सकता है, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन में? साहब देखिए, एज आई सेड कि अगर आप 3-5 साल वेट करते हैं, बिकॉज दीज आर टिपिकली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज, ये सब 20-25 स्टॉक के पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसमें हम एक व्यू लेते हैं कि भाई इस कंपनीज में, जैसे हमारे जो भी पोर्टफोलियोज हैं उनमें हमारी 3-4 चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं। सब पोर्टफोलियोज का बीटा कम होना चाहिए, उनकी अर्निंग्स केगर विच इज़ P मल्टीपल टू अर्निंग्स ग्रोथ, P to G रेशो, वो बाजार से थोड़ा कम होना चाहिए। ये सारे अच्छे बिजनेसेस होने चाहिए जो कम से कम 12% प्लस के अर्निंग्स केगर की विजिबिलिटी देते हों, और इनका चर्न लो होना चाहिए, क्योंकि MF एक पास थ्रू है और PMS में इंडिविजुअल टैक्सेशन होता है। इसीलिए अगर आप चर्न कम करेंगे, और खासतौर पे इस बजट के बाद, तो फिर इन्वेस्टर को एटलीस्ट लाइक टू लाइक रिटर्न बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेस PMS। तो इसीलिए हमारे जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उन सब में हम बीटा कम रखते हैं, पेग रेशो बाजार से थोड़ा नीचे रखते हैं, हमारी सबकी अर्निंग्स ग्रोथ बाजार से बेटर होती हैं, और हमारा चर्न 0.5 से कम होता है, मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ 2-2.5 ईयर्स फॉर एवरी स्टॉक दैट द PMS ओन्स। और अगर वो आप करेंगे तो फिर आपका टैक्सेशन लगभग सेम ही होता है। तो अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करें, जैसा मैंने कहा, अगर 3 to 5 ईयर्स होराइजन अगर आप रखें, 1.5 से 2% का एवरेज रिटर्न MF कैटेगरी रिटर्न से बेटर आ सकता है। आप MF को अगर बेंचमार्क मान लें तो फिर यहाँ और 1-2% का अल्फा बन सकता है। और यहाँ आपकी चर्निंग कम है, और आप एक ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि कम चर्निंग के साथ टैक्सेशन की परेशानी नहीं है। बिल्कुल। समीर, एक दूसरा सवाल कि अपने यहाँ जो डिजिटल इकोनॉमी जो है अपनी, वो कितनी स्ट्रांग है, और अपने जो GDP की ग्रोथ है सस्टेनेबल मैनर में उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी डिजिटल इकोनॉमी कितनी तैयार है? प्रवीण जी, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 5 साल या 10 साल का अगर आप देखें, सबसे बड़ा इंडिया में चेंज तो जनधन आधार मोबाइल ने किया है, क्योंकि उसने जो आपकी ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन बना दी है, उस बैकबोन को आज इस्तेमाल करके आप देखिए कि इतने बिजनेसेस, जो पूरा आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दैट इज अ कर्टसी ऑफ द DPI विच वॉज क्रिएटेड। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर पीपल गो आउट ऑफ देयर हाउसेज विद फोन्स रादर देन देयर वॉलेट्स। सो दैट इज द रीजन वाई वी आर अ वेरी टेक savvy नेशन। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हैपन्स एट अ मास स्केल, जो कि किसी दुनिया में उसका कोई कंपैरेबल नहीं है। तो अगर आप देखें इंडिया की सारी उपलब्धि, बिकॉज सारी जनरेशन जो है हमारी, वी आर द यंगेस्ट एज पॉपुलेशन, प्लस दे आर ऑल डिजिटली हाईली अडेप्टिव, तो इसीलिए I would assess कि UPI and DPI, which is Digital Public Infrastructure, it has got the potential to create a sustainable earnings CAGR for India for the next 3-5 years. जो हम लोग सोचते हैं कि यार पूरी दुनिया में तो थोड़ा बहुत रिसेशनरी ट्रेंड है, इंडिया में क्यों ग्रोथ आ रही है? इंडिया में ग्रोथ इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ठीक है और वो प्रोडक्टिविटी भी ठीक है। तो ये दोनों आलम इसीलिए है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन यंग है और आपके पास UPI और DPI के दोनों बेनिफिट्स हैं।
मतलब अगर अपने देखें तो इस तरीके से कहा जा सकता है क्या समीर जी कि भाई इंडिया ब्रिटिश के पहले इंडिया एक समृद्ध देश हुआ करता था, उसके बाद हमारी इकोनॉमी चौपट सी हो गई और अपने उस दौरान फर्स्ट एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्ट नहीं ले पाए। अभी जो सो कॉल थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल रेवोल्यूशन माना जा रहा है, इसमें इंडिया फोर फ्रंट पे है और इसका फायदा हमें मिलेगा और यहाँ से हमें आगे तक बाउंस बैक कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बल्कि इंडिया एक काफी सक्रिय होगा नॉट ओनली इन हार्नेसिंग दिस डिजिटल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इट इन डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड। अगर आप देखिए, अब यूपीआई बनाया इंडिया ने, लेकिन अब सारे राष्ट्रों में बाकी और काफी कंट्रीज दे वांट द डिजिटल यूपीआई सिस्टम दैट इंडिया हैज क्रिएटेड और एनपीसीआई हैज क्रिएटेड। सो आई थिंक इंडिया विल क्रिएट सिस्टम्स नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट अराउंड द वर्ल्ड. So I think we will be the main drivers of productivity enhancement, certainly, as well as aggregate demand for a lot of times to come on the global scale also, जो कि अब तक खाली यूएस और चाइना के बीच में टॉगल होता था. अब इंडिया भी अपना थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बना रहा है. डिजिटल सिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी जो 140 करोड़ की हमारी आबादी है, तो वहाँ तक रीच आउट करने के लिए चाहे पेमेंट ट्रांसफर हो या चाहे स्किल सेट का नॉलेज एनहांसमेंट हो, और यंगर नेशन होने के कारण ये एडेप्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी बढ़ी है. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रास रूट में अगर समीर जी देखें तो हम देखते हैं कितनी बार कि एक कारपेंटर भाई आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिजिटल की समझ होनी हो, पर उनको अपना समझ होता है कि अगर मुझे नई कुछ चीज़ सीखनी है तो मैं यहाँ यूट्यूब में जाके ये स्किल सेट अडॉप्ट करके मैं अपना काम को कर सकता हूँ. तो उनका जो पहले एक दिहाड़ी हिसाब होता था कि दिन में आपको इतना रुपया मिलना है, उससे ज़्यादा आज वो एक कोशिश करते हैं कि भाई पूरा काम बताओ और मैं करके देता हूँ ना. और उनको अपनी मजबूती पे तो विश्वास था ही, साथ में वो स्किल सेट जो चाहिए वो भी एक्वायर कर ले रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडिया. बल्कि आप देखिए, डिजिटल मीडिया गिव्स यू नॉट ओनली the access to a lot of things that you earlier never knew that you can also reach out to, but you are available to a lot of people today. For example, the entire WhatsApp and the ecosystem today, आज और किसी को पढ़ना लिखना भले ही ना आता हो, बट उसको WhatsApp यूज करना आराम से आता है. जरूर. सो इसीलिए ऑल दी सेल्फ हेल्प और सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेशन, और जैसे आपने बोला प्लम्बर हुआ, ऑल दीज कारीगर्स, आर्टिजन, फॉर देम मोबाइल इकोसिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ चेंज, नॉट ओनली इन देयर ओन livelihood creation but also in where all they can reach. So I think the digital public infrastructure that has been created in India it will power a lot of efficiencies for generations to come. एंड ओला उबर का एक एनालॉजी देना चाहूँगा. जैसे ओला उबर से गाड़ी की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई द टाइम दे आर रनिंग, क्योंकि कनेक्टिविटी उनको पहले फटाफट उनके पास ऑर्डर सवारी आ जा रही है. वैसे ही गांव में लोग काम ढूंढते थे कितनी बारी, और बहुत जगह काम की जरूरत होती थी, वो लोग ढूंढते थे, दे वर नॉट एबल टू रीच आउट. राइट. Absolutely. अब क्या हो गया कि वो जो मोबाइल फोन है वही उनके लिए ओला उबर का ऐप हो गया. उनके पास फोन आ जाता है, उनको समझ है कि भाई क्या बात, इसको कैसे यूज करना है, right. मैं अपने कस्टमर को कैसे रीच आउट करूं, मैं उसको कैसे ऑलवेज अवेलेबल हूं जब उसको मेरी जरूरत हो. सो आई थिंक द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and media, I think that is playing a very strong role in ensuring that a lot of people can harness and benefit from this ecosystem. Digital economy, UPIs, payment infrastructure, and then demography, younger population, इस सब को मिला के एक जो नैरेटिव बाजार में चलता है कि oasis in the desert. Do you believe in this narrative and explain करते हैं अगर? प्रवीण जी देखिए, अभी हम लोग अगर दुनिया ग्रो करेगी तो हम हो सकता है 8% ग्रो कर जाएं. अगर दुनिया में रिसेशन होगा या दुनिया में ग्रोथ थोड़ी कम होगी तो हम अपना 6-7% तो फिर भी ग्रो करेंगे. तो अगर आप देखें, इंडिया का एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी उतना नहीं है जितना बाकी सब देशों का होता था. हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो पहले अपने पॉपुलेशन को रोते थे, अरे हमारे यहाँ इतनी तादाद है, आज वो तादाद हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बिकॉज वी आर नॉट सो मच डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल मार्केट्स फॉर फ्यूलिंग आवर ग्रोथ. सो देयरफॉर आई थिंक टू आवर माइंड India is in a sweet spot because you are getting the combination of population and productivity working for you, which is today not available in most other large economies. इसीलिए there is a reason why when we say that we are the 5th largest, government's immediate goal is that in the next term we need to go to the 3rd largest. वो सब होगा, लेकिन ओवरऑल जो ये नैरेटिव है कि भाई विकसित भारत की ओर हमको आज एक बड़ा कदम लेना है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो इस गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, इट इज सेटिंग द रोड ब्लॉक्स. बिकॉज अगर आप देखो, आफ्टर अ इलेक्ट्रल वर्डिक्ट सबको लगता था कि भाई पॉपुलिज्म बढ़ेगा, ऐसा होगा, थोड़ा फ्रीबीज दिए जाएंगे, बट इस बजट में द एस्टैब्लिशमेंट हैज डन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो इट क्लियरली शोज दैट दे वांट टू डू व्हाट इज राइट फॉर इंडिया फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड
everybody needs to make a contribution in the growth. So inclusive growth हो, इसीलिए अगर आप देखो इस बार जो उन्होंने employment linked incentive scheme निकाली है इंडिया में, basically we need to have, इंडिया का बाकी सब ढांचा अब काफी हद तक ठीक हो गया. We need to put things like the product markets, the factor markets like land, labor, all that correct. वो अब धीरे धीरे करके उस पर थोड़ा थोड़ा काम होना शुरू हुआ है. और हमें ऐसा लगता है कि देखिए बाजार हमेशा 6-8 महीने पहले डिस्काउंट करता है. राइट. तो इसीलिए आज अगर निफ्टी 25,000 का है तो ये मानना कि भाई ये ग्रोथ चलती रहेगी ये भी जरूरी नहीं है. बट हाँ, in a relative sense, India still has more sustainable growth than perhaps other geographies, and that is the reason why there is a element of interest from the external investor in a relative space and from the local investor, because आज local investor को भी समझ में आ गया है कि भाई अगर मेरे को 10-12% रिटर्न कमाना है, which is basically a real return of 4-5%, वो equity में ही आएगा. He is willing to stay invested for 4-5 years. मतलब आप डीकपलिंग स्टोरी में विश्वास रखते हैं? साहब ये डीकपलिंग मेरे हिसाब से तो थोड़ा नैरेटिव ज़्यादा है. हमको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए. हमको देखना चाहिए कि ये स्ट्रेंथ हमारी सस्टेनेबल है और जो ड्राइवर्स उस स्ट्रेंथ को पावर कर रहे हैं वो ड्राइवर्स इंडिया के लिए ही अवेलेबल हैं कि बाकी सब जगह भी अवेलेबल हैं. तो आज के तौर पे तो लग रहा है कि इंडिया में जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया की ही है, बिकॉज और कहीं भी ये पॉपुलेशन और ये प्रोडक्टिविटी का समाज है नहीं, यूनिकनेस है. दैट इज वाई देयर बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड. अगर आप रिलेटिव सेंस में देखिए द अमाउंट ऑफ मनी दैट फॉरेनर्स हैव इन से इकोनॉमी लाइक चाइना relative to what they own in India is much larger. So the moment they find कि भाई चाइना में ग्रोथ नहीं है जबकि इंडिया में ग्रोथ आ सकती है और आ रही है, तो ऑब्वियसली उनका रुझान यहाँ और बेटर होगा. समीर, अगर अपने स्टॉक्स की बात करें तो गोल्डन रूल में भी अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस, अच्छे वैल्यूएशन पे. अगर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपने पर्पस को समझ के इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, इमोशनल एडॉक डिसीजन मत लीजिए. अगर वही चीज़ मैं आपसे कहूं कि PMS, AIF एंड ऑल्टरनेटिव्स के लिए आप अगर बेसिक थंब रूल्स बताते हैं. प्रवीण जी, as I said कि we are also investing in the stock market. Right. So the rules will pretty much remain the same. It is just that यहाँ पे somebody, an investor जो या जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में अपनी थोड़ी पूंजी बना के फिर उसको लगता है कि भाई अब मैं बाजार के उतार चढ़ाव से वाकिफ हो गया हूँ और अब मैं एक स्लाइटली बिगर एक्सपोजर या बिगर कमिटमेंट लेने को तैयार हूँ और उसमें मैं 3-5 साल उसको रिटर्न कमाने के लिए दूंगा, तो फिर वो उस हिसाब से उस पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करने आएगा तो उसका रिटर्न एक्सपीरियंस अच्छा होगा. ऐसा हमारा मानना है. और जहाँ तक रखा है, जैसे आपने बोला कि अच्छी कंपनी हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा वैल्यूएशन हो, हर एक को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता. तो आज अगर कंपनी अच्छी होगी तो भाव ऊपर होगा, भाव नीचे होगा तो हो सकता है कुछ तकलीफ होगी. तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि आज क्या उस प्राइस में नहीं है. अगर वो जल्दी हो सकता है या जल्दी हो सकने की शक्यता है तो फिर आज उसमें इन्वेस्ट करके आपको अगले 3-5 साल में एक अच्छी जर्नी मिलेगी. आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट इन्वेस्टर्स एट दिस स्टेज हैव टू बी अवेयर, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड्स और PMS और AIF, कि जी पिछले 3 साल में जो आपका रिटर्न एक्सपीरियंस रहा है वो हो सकता है कि अगले इमीडिएट शॉर्ट टर्म में उस लेवल का ना हो, क्योंकि बाजार का भी थोड़ा आप अगर अर्निंग्स ग्रोथ ही देखिए, the market has grown at say 18-20% earnings for the last 3 years, which is a very strong. अभी कम हो गए 15, 14, 12. अब थोड़ा 12-14 भी अगर होगा वो अपने आप में खराब नहीं है, राइट. लेकिन relative to our recent history वो थोड़ा कम है, which is what is called the consolidation phase. Okay. So I think that is what investors need to be prepared, and they can do that by resetting their return expectation. जो पिछले 3 साल में आपका औसतन 20% केगर आया है, वो अगले 3 साल में कि शुरुआती 1-2 साल में शायद ना भी हो सकता है 3 साल बाद इससे बेटर हो सकता है, लेकिन शुरुआत के 1-2 साल थोड़े म्यूटेड हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है. तो बेसिक जो वैल्यूएशन आ रहे हैं वो स्टॉक से ही बनेंगे, बेस पे स्टॉक्स हो गए और उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड के जरिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको अप्रोच कर रहे हैं या फिर अपने PMS या AIF के जरिए भी उसको अप्रोच कर रहे हैं. उसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें काफ़ी हद तक एक ही जैसी. सब इसमें सबसे बुनियादी फ़र्क तो ये है कि म्यूचुअल फंड में आपके 60-70 नाम होंगे, बल्कि PMS और AIF में यू कैन क्रिएट फार मोर एक्टिव पोर्टफोलियोज. मतलब अगर आप 25-30 स्टॉक ही लेंगे तो आपका एक्टिव शेयर आपके पोर्टफोलियो में बेंचमार्क के बनस्पत बहुत होगा. तो दैट मीन्स यू आर बैकिंग योर कन्विक्शन विथ फार मोर अमाउंट ऑफ एलोकेशन. और वो अगर ठीक काम किया तो फिर
रिटर्न्स ज़्यादा बन रिटर्न्स सकते हैं। काफ़ी बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अक्सर हम प्रोसेसेस की बात करते हैं बियॉन्ड हीरो फंड मैनेजर एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। दूर से अगर देखते हैं तो पीएमएस एआईएफ में कहीं लगता है कि प्रोसेस से ज़्यादा एक नहीं साहब, मैं ये गलतफहमी को बिल्कुल एड्रेस कर देता हूँ कि एटलीस्ट आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट में जो हमारा पीएमएस और एआईएफ है, हम यहाँ भी सेम प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस स्टैंडर्ड से इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि उस इन रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस में देयर इज अ रीजन व्हाई वी यूज दैट, बिकॉज इट हेल्प्स द रिटर्न जनरेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन। राइट। तो अगर आप मेजर्ड रिस्क लेके अच्छा रिटर्न कमाने की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से चलोगे तो फिर आपके रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए इवन इन अ पीएमएस एआईएफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स आर प्रीटी मच as if not more at least on the same lines as mutual fund, because even we are a regulated entity, हमारा भी regulator SEBI ही है. So we also would like that investors are completely aware of the risk. In fact, I would say in terms of disclosure, PMS is more disclosure than mutual fund, because आपको आपका पोर्टफोलियो अगर जिस फंड मैनेजर ने आपका डिसीजन लिया, आपको उसी दिन शाम को आपके पास SMS आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअल के नाम पे शेयर लिए जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको मंथ एंड के बाद ही फैक्ट शीट दिखती है. ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा है. पीएमएस में ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड से ज्यादा है. नंबर ऑफ स्टॉक्स हम कम रखते हैं पीएमएस में, जैसे कि आपने बताया. म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट है फोकस इक्विटी फंड. हाँ जी. तो वहाँ भी हम नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रखते हैं. हाँ जी. फिर अंतर कहाँ? जी, उसमें भी अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड में भी इवन इन देयर आर 30-35 नेम्स, बट इन हमारे पोर्टफोलियोज में भी नंबर ऑफ स्टॉक्स सेम ही रहते हैं. तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में फ़र्क नहीं है, फ़र्क आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में है, फ़र्क आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच में है, फ़र्क आपके रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स को आप कितना एम्फेसिस देते हैं उसमें है. जैसा मैंने बताया, हमारे सारे पोर्टफोलियोज में आप 3-4 चीज़ें कॉमन पाएंगे. उनका पेग रेशियो बाजार से कम होगा, उनका बीटा कम होगा, उनका चर्न कम होगा. ये सारी लिक्विड वेल ओन्ड नेम्स हैं. हम इलिक्विड कंपनीज ज़्यादा लेते नहीं, क्योंकि उसमें हमको लगता है कि अगर आप एज इट इज़ 25-30 नाम लोगे, उसमें भी अगर कुछ इलिक्विड ज़्यादा हुई, तो अगर बाजार ऊपर नीचे हुआ तो उसमें illiquidity should not depress the returns of other shareholders. So that's the reason why in today's markets liquidity is also an important fundamental. So हमारी PMS में एटलीस्ट हम उसको भी काफ़ी महत्व देते हैं. समीर, बाजार में एक सेट ऑफ इन्वेस्टर हैं जो अभी भी साइलेंट में बैठे हैं और करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. क्या सलाह है उनके लिए? प्रवीण जी, इतिहास गवाह है कि मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन वेटिंग फॉर अ करेक्शन देन इन द करेक्शन इटसेल्फ. ये सत्य है. तो इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ वे अनलेस यू आर अवे. बाजार में रह के ही पैसा बनता है. तो आप भले ही STP कीजिए या आप प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन बाजार में एक्सपोजर लेके ही आप बाजार से रिटर्न कमा सकते हैं. तो जो लोग, जैसे कोविड के बाद सब लोग, कुछ लोगों की धारणा थी कि भाई अब तो शेयर बाजार का पतन हो गया और सब चले गए, वो 8,000 पे जो निकले वो आज भी बैठे ही हैं, एंटर नहीं कर पाए. तो इसीलिए बाजार, देखिए जी, बाजार एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस दिन घुसे उस दिन से आपका रिटर्न मार्क होता है. तो आपको घुसना जरूरी है, एक्सपोजर लेना जरूरी है, एलोकेशन करना जरूरी है. तो अगर आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है या बहुत ज़्यादा जोश है, होश कम है, वहाँ पे आप अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है. राइट. तो आप इन सेक्टर से थोड़ा दूर रहें, उनमें थोड़ा एक्सपोजर कम रखें, अपना रिस्क मेजर्ड रखें, लेकिन फिर भी पैसा बनाने के लिए तो आपको बाजार में घुसना ही पड़ेगा. इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, वरना हम तेजी में करेक्शन का, मंदी में और मंदी का, जैसे आपने 8,000 निफ्टी कहा, तो वहाँ और मंदी का इंतजार करते रह जाएंगे और दूर से व्यूअर बने रह जाएंगे और गाड़ी चली जाएगी. और मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक देता हूँ कि अगर आपने 1992 में सेंसेक्स के उस साल के हाईएस्ट लेवल पे 100 रुपये निवेश किए होते और आप अभी तक हर साल 92 के स्कैम वाले मार्केट में, हर्षद मेहता जी वाले मार्केट में, सेंसेक्स में, अच्छा, हाईएस्ट लेवल ऑफ द सेंसेक्स इन द ईयर पे आप 100 रुपये लगाते और हर साल वही करते, लेकिन आप बैठे रहते, हर साल वो करके बैठते, आज आपका केगस 11.5-12% होता. जबकि उसमें इस पूरे 25-30 सालों में 3 साल ऐसे आए कि उसी साल आपका पैसा आधा हो जाता, लेकिन फिर भी अगर आप डटे रहते तो फिर लगभग 12% केगर आता. तो इस बाजार में सर पैसा बैठ के ही बनता है. इसीलिए आप बाजार को टाइम मत कीजिए, क्योंकि कोई टाइमिंग का बादशाह नहीं है. जिसने बाजार में बोला कि मुझे टाइमिंग आती है, वो झूठ बोल रहा है. इवन वॉरेन बफेट कोविड के टाइम पे एयरलाइन स्टॉक बेच दिए. बताइए आप. तो मतलब इसीलिए बाजार में इट इज नॉट
timing the market, but time spent in the market that creates returns. निवेश करना और निवेशित रहना दोनों जरूरी है. बिल्कुल सर. थैंक यू समीर. थैंक यू फॉर द Praveen sir. वंडरफुल टाइम. Thank you sir. Thank you sir. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.